तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज वैसे 19 मार्च है, क्योंकि 2-3 दिन के 16 मार्च के बाद में मैंने न्यूज़ नहीं डाली, तो 2-3 दिन की न्यूज़ मेरी पेंडिंग चल रही है। तो मैं अपनी तरफ से ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। आप भी अपनी तरफ से देखने की ड्यूटी कर लीजिएगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो पहले पढ़ेंगे अपन 17 और 18 मार्च की। 16 के बाद में मैंने न्यूज़ नहीं डाली थी, और उसके बाद में हम 19 मार्च की न्यूज़ देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में जो 2 दिन की न्यूज़ अपनी पेंडिंग रही हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ई कॉपीराइट सॉफ्टवेयर आया है, तो ये किससे संबंधित है? तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हैं उन्होंने लॉन्च किया है ई कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। इस पे क्या होगा, इस ऐप पर आवेदन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की प्रमाणित हार्ड कॉपी मंगवा सकेंगे। ठीक है, और कॉपी वही मंगवा सकेगा जो उस केस में पक्षकार रहा हो, तथा केस से संबंध नहीं रखने वाले नहीं मंगवा सकेंगे। देखो कि अगर हम किस कोर्ट में कोई फैसला केस दर्ज करते हैं, है ना, और केस हमने सुन लिया, रिजल्ट आ गया, तो अगर हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए है तो अपन इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, ई कॉपीराइट सॉफ्टवेयर के द्वारा हम घर बैठे उसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उसमें एक पक्षकार होने चाहिए, मतलब केस से रिलेटेड अपन होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम केस में कुछ है ही नहीं और हम कॉपी मंगवा लेंगे। केस के दोनों पक्षकार होंगे, वही यह कॉपी मंगवा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिनाबुंग ज्वालामुखी, दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले के वीडियो में भी दिया था आपको। कहाँ आया है? इंडोनेशिया में आया है, सुमात्रा द्वीप पर। नाम क्या है? सिनाबुंग ज्वालामुखी। तो दोस्तों क्या होता है कि 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, है ना। एक तो होती है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, एक होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, और एक होते हैं मृत ज्वालामुखी, है ना। तो सक्रिय वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें 1-2 साल में लगातार विस्फोट होता रहता है। सुषुप्त वो होते हैं जिसमें 10-15-20 सालों से एक बार विस्फोट हुआ है, मतलब बहुत बहुत सालों तक नहीं होता, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, बहुत बहुत सालों के अंतराल पर उनमें विस्फोट होते रहते हैं। और एक होता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो है जिसमें 50, 60, 70, 80, 90 सालों से कोई विस्फोट हुआ ही नहीं है, मतलब वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। तो ये जो सिनाबुंग ज्वालामुखी था, इसको हम पहले क्या मान रहे थे? पहले हम लगभग सुषुप्त या फिर मृत प्राय के बराबर मान लिया था। बहुत सालों से इसमें विस्फोट नहीं हुआ था, सुषुप्त ज्वालामुखी था, है ना। मतलब होता भी था तो 15-20 या 30-40 सालों के अंतराल पर होता था। लेकिन 2010 के बाद क्या हो रहा है कि ये लगातार फट रहा है, 1-2 सालों के अंतराल पर इसमें विस्फोट हो रहा है। तो अब यह सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आ गया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी सुषुप्त से सक्रिय हो गया है। तो यह सिनाबुंग ज्वालामुखी है, कहाँ का? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप का। अरुणोदय योजना किससे संबंधित है? अगर आप करंट अफेयर ध्यान से सुन रहे हैं जनवरी से लेकर अब तक, तो मैंने ये योजना आपको पहले भी पढ़ाई थी और अब यह फिर से चर्चा में है। मुझे इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया। असम की योजना है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर एक परिवार की महिला मुखिया के नाम से असम सरकार 850 रुपये, मतलब 850 नहीं, 830 रुपये मासिक उनके मतलब खाते में डाल रही है। मतलब एक तरह से जो गृहस्थ वुमन है उनको वह सैलरी दे रही है, एक तरह से, है ना, आर्थिक सहायता दे रही है 830 रुपये की। और यह पुरुष को नहीं, महिला मुखिया को ही दी जाएगी, महिला मुखिया के खाते में ही यह डाली जाएगी। तो एक वुमन एम्पावरमेंट की हम अच्छी मिसाल बोल सकते हैं। हालांकि राशि कम है, लेकिन जो भी है कम से कम शुरुआत तो हुई कहीं से, है ना। तो कि मतलब जो घर पे काम करती है वुमन, उनके नाम पे भी कुछ राशि सरकार हमें दे रही है, उनकी भी एक तरह से सैलरी दे रही है। तो वो कौन सी सरकार है? असम सरकार। योजना का नाम क्या है? अरुणोदय योजना। और ये क्यों हो रहा है? वैसे तो ये क्योंकि असम में इलेक्शन आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया, इन 5 जगहों पे इलेक्शन है। तो लगातार नई नई योजनाएं हम यहीं से पढ़ रहे हैं। कभी पश्चिम बंगाल का तो सबसे ज़्यादा चर्चा में है ही, और ये सारे राज्य अक्सर चर्चा में हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। तो सरकार जनता को प्रभावित करने के लिए नई नई योजनाएँ ला रही है। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है? तो किस राज्य में बनाया जा रहा है दोस्तों? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग का मतलब होता है, देखो, सोलर पावर प्लांट हम कहाँ लगाते हैं? ये जो सोलर मशीन है ये हम कहाँ लगाते हैं? भूमि पे लगाते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि हम इन्हें जल में लगा दें, क्योंकि जल वैसे भी यूज़ में नहीं आता। मतलब कुछ चीज़, मतलब कृषि वगैरह तो नहीं कर सकते ना, जल में पेड़ वगैरह तो नहीं लगा सकते। तो वो जल का जो स्तर होता है, बड़ी बड़ी झीलें होती है ना, ये तो वेस्ट ही होता, मतलब यूज़ पानी का करते हैं। लेकिन भूमि की दृष्टि से देखें तो इनका और अच्छा उपयोग हो सकता है अगर हम इनके ऊपर ही सोलर पावर प्लांट लगा दें। तो फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, है ना। तो यह तेलंगाना में बन रहा है दोस्तों। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले में रामगुंडम नामक स्थान है, वहाँ पे यह बनाया जा रहा है।
और यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनोखा है अपने आप में। स्विट्जरलैंड के पश्चात किस राज्य ने बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है? तो सबसे पहला देश स्विट्जरलैंड है दोस्तों। ये हमने करंट अफेयर में कंप्लीट कर लिया था कि स्विट्जरलैंड ने बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है। अब स्विट्जरलैंड के देख के श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है। शरीर मतलब मुँह को किसी भी तरह से ढकना, मतलब मास्क तो है ही, मास्क के अलावा किसी भी तरह से ढकना अब वहाँ पे बंद कर दिया गया है। और बहुत सारे उन्होंने तो ये जो मस्जिद और ये जो शिक्षा देते हैं मुस्लिम लोग, क्या बोलते हैं उनको भी बैन कर दिया गया है श्रीलंका में अभी। तो आगे चलते हैं। हिंदी श्रेणी में साहित्य अकादमी सम्मान 2020 किसे दिया गया है? हिंदी श्रेणी की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो यह अनामिका नाम की राइटर हैं, उनको दिया गया है। और उनका कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत थोरी गाथा 2014। ठीक है, ये उनके कविता संग्रह का नाम क्या है? टोकरी में दिगंत थोरी गाथा 2014। दोस्तों क्या होता है कि ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, ये हिंदी मतलब साहित्य की श्रेणी का शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार के बीच सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में दूसरा जो सर्वोच्च अवार्ड होता है साहित्य में, यह ही होता है साहित्य सम्मान ही, है ना। तो यह हमें इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो हिंदी श्रेणी में साहित्य सम्मान कौन से कविता संग्रह को मिला है, तो इसका नाम भी पूछ सकते हैं, इसका भी पूछ सकते हैं कौन से राइटर को मिला है ना। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि अनामिका जी को उनके कौन सा कविता संग्रह के लिए सम्मान मिला है। तो हमें तीनों चीज़ें याद रखनी है। अनामिका को मिला है कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत थोरी गाथा 2014। ठीक है, अब बात करते हैं। IMF ने एक सूची जारी करी है जिसमें विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। वैसे यहाँ पे सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास में है? अभी विदेशी मुद्रा भंडार अभी सबसे ज़्यादा चाइना के पास में है। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया विश्व में चौथे स्थान पे है। तो चाइना के पास में सबसे ज़्यादा है, फिर जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है और फिर है भारत। ठीक है, एक शतुरंज हिल है। तो शतुरंज हिल्स आज चर्चा में थी, मतलब कल 1-2 दिन से। तो क्यों चर्चा में है और ये कहाँ है? तो सबसे पहले ये गुजरात राज्य में स्थित है और आग लगने के कारण चर्चा में है। इन हिलों पे भयंकर आग लग गई थी और इस कारण ये चर्चा में है। और शतुरंज हिल एशियाई शेरों का निवास स्थान है। आपने सुना होगा ना, गुजरात में गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो वो वहाँ के फेमस हैं। और शतुरंज हिल जो है शतुरंज नदी के सहारे ही है, वहाँ पे यह नदी भी है। और ये जो शतुरंज पहाड़ियाँ हैं ये जैन लोगों की पवित्र पहाड़ियाँ थी। ठीक है, तो इसलिए भी ये फेमस है, जैन तीर्थ स्थल एक तरह से। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट क्या है और कहाँ चल रहा है? तो अब राजस्थान के क्वेश्चन आ गए हैं अपने पास में। तो ये राज्य के 2 जिलों में चलाया जा रहा है दोस्तों, राज्य का ही प्रोजेक्ट है। राज्य के 2 जिलों में चलाया जा रहा है, बाड़मेर और जैसलमेर में। दोनों अपने मरुस्थलीय जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर में। और उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय मरुद्यान है, जो मतलब अपने राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 3800 कुछ उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मरुद्यान में जैव विविधता और वन परिदृश्य के संरक्षण हेतु चलाया जा रहा है। ठीक है, ग्रीन कृषि प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट या फिर ग्रीन कृषि प्रोजेक्ट राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए यह चलाया जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र कृषि व खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित है। इसको पैसा कौन दे रहा है दोस्तों? इसको पैसा दे रहा है FAO, UN की संस्था है कृषि और खाद्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, वह इसको पैसा दे रही है। लगभग 30 करोड़ रुपए का बजट इसको दिया गया है। बात करें FAO की, मतलब कृषि और खाद्य संगठन, तो 1945 में 16 अक्टूबर 1945 को निर्माण हुआ था और हेडक्वार्टर है रोम, इटली की राजधानी जो है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर राजस्थान का कोई प्रोजेक्ट इतने बड़े लेवल पे चल रहा है और इसको कोई विदेशी संस्था और वो भी UN का एक भाग अगर उसको फाइनेंस कर रहा है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। कौन से 2 जिलों में चल रहा है? बाड़मेर और जैसलमेर में चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि वहाँ जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, वहाँ की जैव विविधता को सुरक्षित करना और वहाँ के वनों को सुरक्षित करने के लिए। और इसको वित्त पोषित कौन कर रहा है? कृषि और खाद्य संगठन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कृषि और खाद्य संगठन। कोविड महिला योद्धा का सम्मान दिया गया है, द रियल हीरो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है अपना राजस्थान का ही पुरस्कार है, नहीं, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, राजस्थान की महिला को मिला है। राजस्थान की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इशरत बानो, जयपुर की रहने वाली है, उनको यह मिला है।
और राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का 29वां स्थापना दिवस था, तो उस उपलक्ष्य में यह दिया गया है और इसका नाम है कोविड महिला योद्धा द रियल हीरो। तो किसको दिया गया है? इशरत बानो को, अपने जयपुर की ये रहने वाली हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ये है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत चर्चा में रह रही है, तो इसमें से क्वेश्चन अपने से ज़रूर बनेगा। एक तो इंदिरा रसोई योजना मैंने कई बार आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना वही 20 रुपये में जो अपने को खाने का थाली दी जाती है दोनों टाइम, इसमें से सिर्फ अपन को 8 रुपये में अपने मिलेगी, बाकी 12 रुपये तो सरकार इसमें भरेगी, ठीक है। तो ये इंदिरा रसोई योजना है और ये है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसके बारे में एक तो डेट याद रखना, कब लॉन्च हुई? 19 नवंबर 2020 को लॉन्च हुई है, ठीक है। नवंबर 2020 और 19 नवंबर 2020 फैक्चुअल डेट ही पूछ लेते हैं इन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप की जो एग्ज़ाम होती है उसमें तो आरपीएससी की आदत है डेट पूछने की। तो 19 नवंबर 2020 को लॉन्च हुई है और इसमें प्रावधान क्या है कि द्वितीय संतान पर भी, इतने सारे जो सरकार इनिशिएटिव कर रही थी वो सारे पहली संतान पे करी थी, इस बार क्या है द्वितीय संतान पर भी महिला को 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। लेकिन ये 6,000 रुपये की राशि एक मुश्त नहीं दी जाएगी, ये 5 किस्तों में दी जाएगी। तो इतना डिटेल में अपन को जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी द्वितीय संतान पर, ठीक है। और उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में यह प्रारंभ की गई है, ठीक है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 ही जिलों में प्रारंभ की गई है, फिर अगर यह सफल होती है तो पूरे राजस्थान में लागू कर दी जाएगी। अभी कहाँ पे हैं? जो हमारे ज़्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उनमें लागू करी गई है। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर मुख्यतः जनजातीय जिले ये माने जाते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार, हमने अभी पढ़ा था हिंदी श्रेणी का पुरस्कार अनामिका जी को, और बाल साहित्य पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी का किसको मिला है? डॉक्टर मंगत बादल को मिला है, डॉक्टर मंगत बादल को मिला है। और इनकी कृति का नाम है कुदरत रो न्याय, या न्याय बोल सकते हैं अपन, कुदरत रो न्याय, ठीक है। अबे दोस्तों, मल्लीनाथ जी पशु मेला आने वाला है, वो चर्चा में है, 7 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो हमें यह याद रखना है वो कहाँ भरता है। तो वो बाड़मेर में भरता है। और कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक वह मेला भरता है। तो ये भी संस्कृति का क्वेश्चन है, प्लस करंट का भी हो गया क्योंकि फिलहाल यह शुरू होने वाला है, तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देश में वैक्सीनेशन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मतलब पहला स्थान है। वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? अब तक राजस्थान में हुआ है। एंटी स्मोक गन कहाँ लगाई गई है दोस्तों? एंटी स्मोक गन होती क्या है? जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ इस तरह की गन्स लगाई जाती हैं, वो पोल्यूशन को अवशोषित करने का काम करती है, मतलब पर्यावरण को साफ बनाती हैं। तो अभी जैसे हमारे देश में अभी दिल्ली और नोएडा इनमें लगाई गई थी, इसके बाद में राजस्थान में भी ये लगाई जाएगी। और राजस्थान के अलवर और भिवाड़ी, ये हमारे भी बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे लगाई जाएगी। और अलवर और भिवाड़ी अभी 2 स्थानों पे लगाई गई है, और इसके बाद में जयपुर, जोधपुर आदि शहरों में लगाई जाएगी आने वाले टाइम पे। अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास कौन सा देश करने वाला है? तो दोस्तों फ्रांस है वह देश जो पहला सैन्य अभ्यास करेगा। कहाँ जाके? अंतरिक्ष में जाके। और इसका नाम क्या है? एस्टर एक्स 2021। एस्टर एक्स 2021 तो अनोखी चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है, नई चीज़ है कि अंतरिक्ष में जाके सैन्य अभ्यास कर रहा है। कौन? फ्रांस कर रहा है। भारत सरकार किस टीके का रिव्यू करेगी? दोस्तों एक वैक्सीन है जिस पे विवाद चल रहा है, तो इस पे हमारी सरकार भी रिव्यू करेगी। वो कौन सी वैक्सीन है? वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड दोस्तों वैसे तो विदेश की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की कंपनी है, उसके द्वारा निर्मित की जा रही है। लेकिन भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वह इसको प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उत्पादन हमारे यहाँ पे हो रहा है इस वैक्सीन का शुरू से ही। तो भारत में अभी तक 2 तरह की वैक्सीन को परमिशन मिली है, एक तो है कोवैक्स, है ना, और एक है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है, बाहर की है, लेकिन भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका उत्पादन कर रहा है। और जो कोवैक्सीन है ना, वो पूरी तरह से इंडिजीनियस है, मतलब भारत ही बना रहा है। भारत बायोटेक प्लस ICMR मिलकर इसको बना रहे हैं कोवैक्सीन को। तो दोस्तों ये जो कोविशील्ड, कोवैक्सीन पे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो कोविशील्ड वाली वैक्सीन है ना, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई है। इसमें क्या होता है, विदेश में, अपने यहाँ पे इंडिया में बहुत कम है ऐसी शिकायत, विदेश में इसको लगाने के बाद में खून का थक्का जम जाता है ना, इससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इस जो वैक्सीन का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई मामला आया नहीं है, लेकिन भारत में भी इसके विरोध की मांग उठने लगी है। विश्व के 10 देशों ने तो इस पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। तो भारत में भी इसका रिव्यू किया जाएगा कि क्या यह वैक्सीन खतरनाक तो नहीं है, ठीक है। क्वाड बहुत दिन से चर्चा में है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो क्वाड का एक तो फुल फॉर्म देख लीजिए। पहली बात तो क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म है। क्वाड 4 देशों का समूह है,
भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इसमें चाइना नहीं है। ठीक है, तो यह समूह अगर मोटे तौर पर हम देखें तो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि चाइना आजकल अपनी हरकतें बहुत ज़्यादा कर रहा है। दक्षिणी पूर्वी चीन सागर में अगर अपन देखते हैं तो चाइना किसी को वहाँ आने ही नहीं देता, बोलता है कि ये सारा मेरा ही सागर है। तो कुछ इस तरह की बातों के लिए कि भाई पूरे संयुक्त राष्ट्र का कानून है कि अगर किसी देश के सहारे सागर होता है तो कुछ किलोमीटर तक, मतलब उस संधि में ऐसा कुछ लिखा गया है कि कुछ किलोमीटर तक ही उस राज्य का अधिकार होगा, बाकी किलोमीटर बाकी सारे मतलब सबका अधिकार होगा। जैसे हमारे आसपास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है ना, तो हमारे यहाँ पे कुछ सीमा रेखा निश्चित है कि यहाँ तक सिर्फ इंडिया ही खनन कर सकेगा, लेकिन बाकी जो बचा हुआ महासागर है, पूरा हिंद महासागर थोड़ी अपना है। तो दक्षिण तो चाइना उसे अपना ही मानता है, मतलब और देशों को वहाँ पे जाने से रोकता है या फिर मतलब ऐसे धमकाता है, ऐसे हरकतें करता रहता है। तो खासकर उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, प्लस चाइना के और भी बहुत सारे देशों से सीमा विवाद और ये चल रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी एक तरह से बना हुआ तो है, ये चाइना के विरुद्ध में बनाया हुआ संगठन है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर इसे बोला जा रहा है कि इन 4 देशों का आपसी विकास, सहयोग, ये सब करने के लिए बनाया गया है। तो अभी जैसे चर्चा में क्वाड इसलिए है कि इसकी पहली मीटिंग हुई है दोस्तों। इतने दिन तो सिर्फ बातें चलती थी कि क्वाड समूह है, इसकी पहली मीटिंग हुई है अभी 12 मार्च 2021 को। डिजिटल वर्चुअल मीटिंग यह की गई है और इसमें 2-3 बातों पर बात की गई थी कि एक तो वैक्सीनेशन, कि भाई हमारा मतलब पूरा विश्व कल्याण हमारा लक्ष्य है, तो हम बहुत ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और यूएसए क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, ऑस्ट्रेलिया उसको लॉजिस्टिक मतलब उसका वितरण करेगा। छोटे जो देश हैं जहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है वहाँ तक ऑस्ट्रेलिया इसका वितरण करेगा, और जापान इसका रिसर्च वगैरह ऐसे कुछ करेगा। तो चारों देश मिलकर, बात यह है कि वो देश जहाँ तक वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है उन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। प्लस क्लाइमेट चेंज पे भी ये ध्यान देंगे कि क्लाइमेट चेंज को कैसे मतलब बढ़ते हुए तापमान को रोका जाए, प्रदूषण को कम किया जाए, प्लस चाइना को काउंटर भी करेंगे। तो ये 2-3 लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। तो ये हमारा क्वाड ग्रुप था। और क्वाड ग्रुप की दोस्तों एक एक्सरसाइज भी होती है, सैन्य एक्सरसाइज, उसका नाम है मालाबार। मालाबार सैन्य अभ्यास में मिलकर करते हैं ये चारों देश, तो वो भी आप याद रखिएगा। निसार क्या है, तो निसार इसरो व नासा द्वारा 2023 में एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जो पूरी दुनिया की प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। यह आपदा आने से काफ़ी पहले सूचना दे देगा। ठीक है, तो निसार की फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो दोस्तों यह एक सैटेलाइट होगा जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आंधी तूफान बरसात है ना, जो भी आती है उनका बहुत पहले सूचना दे देगा। तो हम लाखों लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा प्रभावी तरीके से सेव कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड ग्रुप है निसार, और निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो भारत इसरो और नासा, अमेरिकी संस्था है नासा और इंडिया की है इसरो, ये दोनों मिलकर इस पर काम कर रही है और 2023 में यह लॉन्च होने वाला है। तो ये थे दोस्तों 2 दिन के करंट अफेयर। लंबे हो गए, वैसे मेरा भी थोड़ा गला दुख गया बोलते बोलते, 18 मिनट हो गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की मैं करंट अफेयर बना लेती हूँ तो आज ही वीडियो आ जाएगा, नहीं तो फिर आज और कल के वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन भी दोस्तों को करंट अफेयर की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाते रहें। थैंक यू।